तो भैया हम बच्चे आ गए किसान वाणी के अपना बच्चन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में। और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याणकारी मंत्रालय और कृषि मंत्रालय भारत सरकार। तो यह तो रहे प्रायोजक भैया। और अब आज जरूरी बात यह करें क्या है, हम बच्चे सब जानी थे कि क्रोध कर बुरी बात है, पर क्रोध के चंगुल से हम बच नहीं पाई। और जो क्रोध होते गुस्सा होते वो हमार अंतःकरण की एक वृत्ति आए जो इच्छा की पूर्ति में बाधा ऐसे उत्पन्न हो जाती। जौन काम हमरे मन का नहीं भा हमें गुस्सा आगा। तो यह अपना से कहा कि यह हमारे शारीरिक प्रतिक्रिया के तौर पे हम बच्चे यही बोली थे। तब विवेक खत्म हो जाते कि को का सोची करिए चालू करें तो हो गया। बुद्धि उचित अनुचित का विचार बिल्कुल नहीं करे, ऐसे भले बुरे का विचार एकदम ढक जाता है कि को का सोची एक हमें कोनो मतलब नहीं। तो भैया जरूरी है कि हम ही क्रोध के आवेश में बिल्कुल अपन मर्यादा नहीं भूलें। क्या है यह बात जरूर ध्यान रखें की बात है। और अब आवाज आए लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं। और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो भैया देखा यह है संदेश। और अब सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम किसान वाणी में आज हम जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कितना लाभदायक है और इसको हम किस तरह से अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इस जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को, जो पूर्व में इस काम के एक्सपर्ट रहे हैं और अभी अपने यहाँ इस वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और साथ में अच्छी खेती किसानी भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। सत्येंद्र नाथ जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो क्या है और ये इसके लाभ क्या होते हैं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट जो खाद है ये केचुए के द्वारा, केचुए जो भी अपने कचरा खाद, गोबर की खाद, सड़ी खाद को खाकर जो मल त्याग करते हैं उससे बनता खाद। इसमें किसी प्रकार के भी दूसरे तत्वों के अवशेष नहीं रहते, केवल खाद रहती है। और अगर खेत में डाला जाता है तो खेत की पोषण क्षमता, उर्वरक क्षमता और नमी बढ़ाए और पौधों में बहुत ही तेजी से उसकी उन्नति देता है। मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो काफी बढ़ जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे फसल बहुत अच्छी होती है। स्वयं में नमी धारण करने की क्षमता होने की वजह से। और चूंकि ये जैविक है, इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक खाद नहीं हो सकता, तो पौधे में जो भी आज के जो समय में देखा जा रहा है अनाज खाते हैं वहीं से बीमारी बढ़ रही है। तो अगर हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं सब्जियों में, खेती में भी, फलों के भी, हर प्रकार के उसमें
इसका वर्मी कंपोस्ट खाद है। इसका काम यानी कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से यदि हम जो फसल उगाएंगे या सब्जी या फल, तो उसमें पोषक तत्व जो है सो बहुत अच्छी गुणवत्ता के बढ़ते हैं, पैदावार भी बहुत अच्छी बढ़ती है, पैदावार भी लगभग 2 गुनी से ज्यादा ही हो जाती है। ऐसे फसल के खाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, इसमें तो साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और जो किसानों को बहुत सरलता से बन जाता है और हर किसान को अपने घर में रोज के उपयोग की जो जितने भी खाद्य सामग्री जो और सब्जी छिलका है, घास है, गौशाला से निकला हुआ है, अगर इसको भी एक व्यवस्थित जगह में रखा जाए और उसमें छाया बनाए, थोड़ी सी नमी डालें और केचुए को अगर रख दिया जाता है तो केचुआ अपने आप, उसका काम है कि 24 घंटे में लगभग वो 18 घंटे सिर्फ खाता और मल त्याग करता है और वो अपनी संख्या भी बढ़ाता रहता है। इससे वो खाद्य तैयारी की क्षमता बढ़ जाती है और इसमें गुणवत्ता तो है ही, साथ में हर आदमी को अपने बाड़ी घर के पिछवाड़े में जहाँ पे थोड़ी छाया का व्यवस्था हो, जहाँ ज्यादा धूप ना पड़े, वहाँ पे अपने सारे जितने भी किचन में जो अवशेष निकलते हैं, अवशेष है, खेती बाड़ी का अवशेष है, गौशाला से निकला हुआ है, उसको अगर उस जगह में डाल के जो अपन अभी उसमें एक जगह ढेर बना के रखते हैं, घूरा बना देते हैं, उसकी बजाय अगर उसको रखें, उसमें थोड़ी बीच बीच में पानी डालते रहें, केचुओं को जो जितना सड़ा खाद रहेगा उतनी तेजी से वो अपना खाद बनाएगा और ये मुश्किल से 3 से 3.5 महीने में अपना खाद तैयार कर देता है। तो गांव घर में वैसे लोग आमतौर पे कंपोस्ट खाद बनाते हैं, तो कंपोस्ट खाद और ये जैविक खाद, इस दोनों में क्या अंतर है? कंपोस्ट खाद में क्या है, वो ढेर बनाते चले जाते हैं और वो जो नीचे खाद चली जाती है, अगर उसमें नमी पड़ गई, पानी आ गया तो बहुत कम मात्रा में खाद तो बनता है, गोबर है सड़ेगा, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर व्यवस्था की जाए कि पानी बिल्कुल सही जगह में पड़े और उसकी जो नमी है बरकरार रहे, तो वो जैविक खाद में बदलेगा और वो जो है सो ज्यादा मात्रा में बनेगा, ज्यादा मात्रा में बनता है और ज्यादा पोषक तत्व भी रहेगा उसमें। जो भी उसमें केवल पॉलीथीन, कांच, पत्थर, कीला मतलब लोहा ऐसे आइटम उसमें ना मिले तो वो केचुआ दुनिया के सब चीज को खा के गला देता है। तो निश्चित रूप से जो हमारे छोटे किसान भाई भी हैं और घर के आसपास यदि वो छोटी नाडेप बना लें तो उसके किचन में जो अवशेष निकलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें गोबर वगैरह मिला करके कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है, केचुआ खाद। मैं सबको सलाह भी देता हूँ और कई लोगों ने काम भी किया है कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जो खटिया साइज होती है लगभग 4 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी, 3 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरा अगर गड्ढा बना के, जिसके पास पक्का वर्मी पिट नहीं बनाने की क्षमता नहीं है, उसको बना के यानी सिंपल जमीन में ऐसा गड्ढा बना दे। उसमें छाया बहुत जरूरी है और उसको गोबर से लीप छाया के लिए तो यदि मान लीजिए पेड़ के नीचे बना दिया जाए तो पेड़ के नीचे में यह होता कि कभी पानी जब तेजी से बरसता है तो ज्यादा पानी आता है, पेड़ में जब धूप पड़ती है तो जैसे जैसे धूप आगे पीछे होती है तो वर्मी पिट पर धूप भी आती है, तो जैसे हम अपने आप को सुविधा में रखते हैं उसी तरह से अगर उस केचुए को भी छाया मिले तो बहुत तेजी से खाते हैं और सुरक्षा भी की दृष्टि से उनके रहता है कि वो वहाँ पे अपना विस्तार बहुत करते हैं। तो खाने की जैसे बात कर रहे हैं कि केचुआ खाते हैं, तो उसको खाने के लिए और क्या क्या चीजें उपलब्ध करानी चाहिए? केचुआ को खाने के लिए तो जो भी हमारे पास सब्जी के अवशेष हैं, सार का निकला हुआ गोबर है, ये तो मान लीजिए बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होगा तो उसमें घास फूस डाल सकते हैं। घास फूस ही डालना है अधिकतम। पहले कुछ लोग क्या शुद्ध गोबर डाल के बनाते हैं, लेकिन गोबर में गर्मी होने की वजह से केचुए सर्वाइव करने में थोड़ी सी देर लगाते हैं, वो जल्दी सर्वाइव नहीं होते, होते भी है तो बहुत कम होते हैं। और हर आदमी के पास उतना गोबर नहीं होता कि वो 1 क्विंटल गोबर इकट्ठा लाए या 1 ट्राली का वो गोबर लाए। 1 ट्राली का उसको खाद तैयार करना है तो अगर उसको 1/4 ट्राली गोबर है, 2-3 हिस्से, और यदि जिनके पास गोबर उपलब्ध नहीं है फिर वो उनके लिए क्या है? गोबर, इसमें गोबर थोड़ी सी जरूरी होता है। जो गोबर से कोई भी अवशेष जो होते हैं ये तेजी से गल जाते हैं। अच्छा। और केचुआ को खाने में भी वो थोड़ी सी मदद करता है। तो केचुआ तो कुछ भी चीज खा के गला बना देता है खाद, लेकिन उसमें गोबर होना जरूरी। गोबर रहता तो ज्यादा रहता है। तो आप पूरा एक प्रोसेस बताइए कि यदि कोई एक नाडिफ तैयार करे तो उसमें क्या क्या कितना डाल लें और 3-4 महीने में कितना केचुआ खाद बन जाएगा? जैसे अगर उसे 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा, 1 फीट जब खोदेगा तो लगभग उसकी जो मेड़ बन के आएगी 1 फीट और ऊपर आ जाएगी। लगभग 2 फीट से 2.5 फीट गहराई तक ही रखना है। कचरा डाले, गोबर कचरा जो भी डाले और उसमें पानी भर दिए और जितने जो भी घर का रोज का निकलता कचरा हो 2 फीट बनाना है। पहले वाली फीट को पहले भर लें और उसमें पानी डाल के रखते रहें। पानी से ज्यादा पानी रहेगा तो वो सड़ेगा तेजी से। 14-15 दिन में वो सड़ जाता है
तो जब उठा के देखेंगे कचरा को तो थोड़ी सी गीला ज्यादा दिखेगा कि अभी सड़ने लगा, तब केचुआ डालेंगे। केचुआ उस वाले पिट को में खाता रहे, खा के अपना खाद बनाएगा, तब तक आपका रोजाना का जो अवशेष निकलता है उसको दूसरे वाले वर्मी पिट में डालते हैं। मतलब जिसमें केचुआ डाल देंगे तो उस बीच में उसमें फिर कुछ नहीं डालेंगे। उसको आप 15-20 दिन में एक बार थोड़ी से जो केचुआ जो खाता है ऊपर नीचे वाला, तो उसको पलट के ऊपर वाले को फिर पलट दे तो नीचे ऊपर की चीज जो नीचे जाती है तो फिर केचुआ उसको खाने लगता और केचुआ क्या एकदम ऊपर नीचे ही चलता है, वो सीधाई में नहीं चलता है। अच्छा, जो ये वाले केचुए होते हैं बरसाती केचुए रोड में जब सड़क में चलते हैं वो सीधा चलते हैं, लेकिन जमीन में ऊपर नीचे चलता है। इससे जहाँ जिस जमीन में केचुए होते हैं वो जमीन पोली होती है और उसमें नमी धारण की क्षमता ज्यादा रहती है। वैसे भी केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ तो किसान मित्र है, पूरे जमीन को पोला रखता है, जैसे जो उसमें जरूरी गैस है वहाँ रहती है और नमी जमीन भी मुलायम बनी रहती है। तो अच्छे, अब हम आते हैं फिर से पीठ बनाने के प्रोसेस पर। तो इसमें 15 दिन तक फिर एक में केचुआ खाते रहेगा, दूसरे में घर के अवशेष नहीं, जमा होंगे। 15 दिन बाद आप केचुआ डालेंगे, वो उसको खाने में कम से कम 3 से 4 महीने 3 महीने में अगर बहुत अच्छा प्रॉपर उसका देख रेख किया जाता है, पलटा जाता है खाद, क्योंकि कचड़ा को भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो कचड़ा है वो सूखा रह सकता है या उसको वहां तक केचुआ ऊपर आता नहीं खाने के लिए, क्योंकि उसको भी अन्य जीवों से डर रहता है। उसको बचाने के लिए चींटियां भी आ जाती हैं। केचुआ एक ऐसा जीव है जिसको सब जीव खाते हैं, सांप, गिलहरी, मुर्गा, कौआ, माने ये सारे जानवर, सभी चीजों से उसको बचाने की भी खा लेते हैं। जो छोटी छोटी चींटियां होती है वो भी उनके ऊपर लग जाती हैं। तो चींटियां ना लगे, चीजें ना जाए, तो चींटी आने के लिए बाहर से अगर हमने कच्चा बनाया तो व्यवस्था होनी चाहिए कि बाहर उसको पानी का कुछ असर रहे या कुछ ऐसी नमक या हल्दी का उसको बाहर डाल दें ताकि चींटी उसमें उस पीठ के अंदर न जा पाए। अगर हम पक्का बना सकते हैं, हमारी क्षमता है पक्का बनाने की, तो पक्के पीठ में खर्चा करना है तो एक बार लगभग 10 से 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और लगभग 3 फीट गहरा, जमीन से ऊपर जमीन के जैसा ही बना सकते हैं। तो ऐसे 2 फीट में 3 से 4 महीने में कितना जैविक खाद मिल सकता है? 8 से 10 क्विंटल एक से निकल के आएगा। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ की जिनकी खेती है तो उनको ये 2 फीट तैयार करते हैं तो उनके लिए जो है सो रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। और जब वो खेत में डालेंगे तो इस बार की जो फसल होगी, अगले बार फसल के जो भी खरपतवार निकलेंगे, फसल से जो भी जमीन को जो खादा मिल जाएगा, आगे वाली फसल के लिए खेती के लिए वो जमीन और ज्यादा मुलायम हो जाती है। तो शुरुआत में जो है सो हो सकता है कि कम उत्पादन मिले, लेकिन धीरे धीरे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और हमारा कृषि में लागत कम होगा। कृषि का लागत कम होने के लिए ही वर्मी कंपोस्ट खाद और यह जैविक कीटनाशक जो हम तैयार करते हैं कि इसमें किसी प्रकार की लागत नहीं, हमारे आसपास हमेशा मिलते हैं। जिन अभी आपने एक सवाल किया था कि अगर किसी के पास गोबर नहीं तो क्या करे, गोबर अगर नहीं है तो उसको कुछ आसपास जो जानवर घूमते रहते हैं उनके गोबर को उठा के भी अगर वो 2-3 किलो भी डाल सकता है, अगर महीने में 10 बार डाले 20-25 किलो अगर खाद गोबर पड़ जाए, वैसे भी तो कचरे को गलाने के लिए पर्याप्त है। अपने यहाँ वैसे भी तो एरा पशु बहुत है, तो वो तो घूमते मिल जाते हैं तो गोबर तो मिल ही सकता है 2-3 केजी। अभी ये व्यवस्था भी की जा रही है कि पशुओं के लिए जो गौशाला बनाई जा रही है, तो कुछ व्यवस्था है, प्रयास भी है कि कुछ पशुओं को जो जिनके मालिक हैं उनको अपने पास नहीं रख पा रहे हैं या आवारा छोड़ दे रहे हैं, तो उनको भी अगर अपन चारा पानी की व्यवस्था अगर हो कुछ देर के लिए तो रख सकते हैं। पशु अपने आप एक जगह इकट्ठा बैठते हैं, उस झुंड से भी अपन गोबर ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो है सो ये कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का जो प्रोसेस है ये हमारे किसानों के लिए अच्छा है और जो भी किसान भाई को संभव हो तो वो निश्चित रूप से बना। हाँ, तो हर व्यक्ति को बनाना ही चाहिए, क्योंकि हर घर से इतना किचन का रसोई का अवशेष में निकलता है और खेती बाड़ी का रहता है आसपास जो पर अभी हर समय में पेड़ों के पत्ते भी गिरते रहते हैं, तो ये तो है कि पत्ता तो कोई भी आदमी उठा सकता है और पत्ते का वजन भी ज्यादा नहीं हो तो ला के भरे, और पत्ता तेजी से गलता भी है। हाँ, निश्चित रूप से यदि इसका सही प्रबंधन नहीं होता है तो वो हमारे लिए नुकसान ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हम कंपोस्ट के ये जैविक खाद बनाने की व्यवस्था कर लें तो जो हमारे नुकसान देने वाली चीज है वो हमारे फायदे में बदल सकता है। इसको कहते हैं वेस्ट से वेस्ट। निश्चित रूप से जो हमारा सबसे रद्दी चीज है, और ये सोना बन के जो खाद है, इसको सोना खाद भी अपन जैसे मान सकते हैं कि इसमें कुछ भी लागत नहीं है और सिर्फ थोड़ी सी श्रम है और थोड़ी सी लगन है, और बस कचरा को एक व्यवस्थित जगह में रख देने के बाद, क्योंकि जिसको हम पाल रहे हैं, केचुआ को एक बार हम पालेंगे वो जिंदगी भर हमें पालेगा। केचुआ खुद भी बिकता है,
केचुआ की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसा आपने बताया कि 24 घंटे में 18 घंटे वो खाता पीता है, लेकिन बाकी के 6 घंटे में वो उसमें क्योंकि उभयलिंगी है तो इसके बच्चे बढ़ाने की संख्या अपने आप बढ़ती है। 2 केचुआ मिले तो भी, नहीं मिले तो भी ये उभयलिंगी होने तो ये खुद भी अकेले में ही बच्चा बढ़ा देता है। तो ऐसे किसान भाई या जो लोग अपने घर पे नाडेप बनाना चाहते हैं तो उनको केचुए की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो शासन द्वारा कहीं ऐसी व्यवस्था है जहाँ से वो केचुए खरीद सके? मिल जाता है और कुछ किसान आसपास में काम करते हैं उनके पास भी मिल जाते हैं। क्या कैसे बिकता है ये, क्या रेट? केचुआ लगभग वो 500 से 1000 रुपए किलो तक में मिल जाता है। तो एक नाडेप में कितने केचुए की जरूरत पड़ेगी? एक नाडेप अगर बनाए तो आधा किलो बहुत है। आधा किलो से वो अपने आप 10-15 किलो 20 किलो कर देता है। फिर वो भी बेच सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने किया था तो मेरे पास 80 किलो से ऊपर केचुए हो गए थे, लेकिन बीच में थोड़ी से उसको ध्यान नहीं देने से उनकी संख्या कम हुई, फिर से वापस वो बढ़ रहे हैं। उनको खाने पीने में अगर हमने कमी की तो फिर वो मरते हैं, क्योंकि उनको खाना लगातार चाहिए और इनकी संख्या कभी कम नहीं होती। तो ऐसे मान लीजिए कि जो किसान जो है सो अपना नाडेप बनाए हुए हैं, उनके पास 1 केजी से बहुत सारे केचुए हो चुके हैं, वो अपना केचुआ बेचना चाहे तो कहाँ से संपर्क कर सकता है? केचुआ बेचने के लिए जो और लोग जो बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट खाद उनको दे सकते हैं, उनको दे सकते हैं। पर ये है कि जब हम बनाते हैं और लोगों पर अपने स्वयं के व्यवहार से या जानकारी से या अपने आस पड़ोस के किसानों को प्रोत्साहित करके उनको ये कर सकते हैं, बता के दिखा के या फिर हमारे काम को देख के, जैसा कि हमारा फसल देखते हैं, फसल का रंगत अलग रहती है और जो पैदावार भी अलग दिखती है, तो या फिर जहाँ रहते हैं वो अपने ग्राम पंचायत में पंचायत के माध्यम वहाँ से बातें करके उसको बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब कृषि में हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करेंगे तो लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो हमारा आय बढ़ेगा। अभी तक यही हो रहा है कि जैसा कि हमारे पूरे क्षेत्र में पहले सोयाबीन की खेती कम करते थे, सोयाबीन की खेती उन्होंने शुरू की, उन्होंने खाद डाला। पहले आधा बीज के मात्रा में आधा खाद डालते थे, फिर 1-1 अनुपात में पड़ा, फिर 1.5 अनुपात, फिर 2। आज के समय में 3 गुना खाद डालना पड़ता है, तब वो सोयाबीन की पैदावार होती है। जिससे लागत बहुत बढ़ चुका है। सारी जमीन खराब हो गई, अब उनका भी मोह भंग हो रहा है, क्योंकि अगर 3 गुना खाद खरीदते हैं, अगर डीएपी देखें तो लगभग वो 3000 कुंटल पड़ती है, और सोयाबीन का बीज मुश्किल से 2000-2500 रुपए किलो पड़ता है। तो 3000 में 7000 या 10,000 रुपए का खाद डालेंगे तो पैदावार जो निश्चित है कि इसके साथ कीटनाशक भी फिर लगने पड़ेंगे, तो कीटनाशक भी खरीद के डालना पड़ेगा। अगर वो जैविक कीटनाशक बना लेते हैं और जैविक वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो खेती का लागत बहुत कम हो जाएगा, इसको शून्य लागत। और यदि जैविक खाद मान लीजिए आपके पास ज्यादा हो रहा है, इसका आप कितना भी मात्रा डालें तो साइड इफेक्ट तो इसका होगा ही नहीं। खेती वो तो खाद है, खाना। और 2-3 साल में जो मिट्टी की गुणवत्ता है, उर्वरा शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपका उत्पादन वापस उस स्तर पे आ सकता है। किसान को अपनी सारी जमीन में कम से कम 1 परत पूरा डालना पड़ेगा। अगर डाल देता है तो उसकी खेती बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि खेती का सबसे पहला गुण है कि नमी में उर्वरता होनी चाहिए, नमी मुलायम होनी चाहिए जमीन, और जो पानी धारण, जो नमी धारण की क्षमता है, क्योंकि हम पानी सींचते हैं और वो जल्दी अगर निकल जाता है तो वो केवल हमारी जमीन की कमी की वजह से है। अगर उसमें जैविक खाद पड़ा हुआ है तो वो जमीन की नमी को बढ़ाए रहता है, और नमी होने से कोई भी फसल बहुत अच्छे से होती है। तो इस सब के लिए जरूरी है कि हमारे किसान भाई जैविक खाद का प्रयोग करें। बिल्कुल, बहुत मात्रा में करना। जो यदि नहीं बना पा रहे हैं नाडेप, तो वो अपने दूसरे किसान साथियों से ले करके सीख सकते हैं, या फिर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो खरीद करके भी, बहुत महंगी नहीं है। मैंने बनाया हुआ है, मेरे पास दोनों बेटी है। मैं गड्ढे वाला भी करता हूँ जो बिल्कुल बिना खर्चे वाला है, और मैंने पक्का पीट बना के रखा हुआ है, लगभग 100 फीट में बना हुआ है, और लगभग 80 क्विंटल से ज्यादा खाद अभी निकल के रखी हुई है। अच्छा। जो कि लोगों पर चर्चा में जा रही है। अब जैसे खेती का समय आएगा, अभी तो जायद का समय आ रहा है, तो जायद में भी लोग डाल सकते हैं। तो अभी जो भी फसल का सीजन आएगा, पीक सीजन, तो उसमें जरूर यूज करेंगे। चना, धान वगैरह में लगाएंगे लोग रबी खरीफ फसल में। अगर नर्सरी में भी, नर्सरी तैयारी में भी अगर डाला जाए तो पौधे तेजी से पुष्ट रहते हैं, और जहाँ लगते हैं तो वो अच्छी पैदावार देते हैं। पिछले बार मैंने बेड बना के किया था खेती, बहुत अच्छी पैदावार। तो निश्चित रूप से ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी होगी।
कि जैविक खाद बनाएं और उसका उपयोग करें और कृषि में लागत कम करके अपनी आय बढ़ाएं। बिल्कुल, हर हाल में किसान की आय बढ़नी चाहिए और किसान की आय जब तक वो जैविक पर नहीं आएगा तब तक आय नहीं बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसानों को उपयोगी जानकारी दी। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। और अब जरा चर्चा अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। और अब चला जाए और सगले पंजन से किए जाए जय जवान जय किसान।